Assalamu alaikum dear students. Welcome to Students Diary. This is अब्दुल रहमान. आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोफाइलैक्टिक एंड एम्पेरिकल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल का. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद मेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे. पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोफाइलेक्टिक यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स पे जाएंगे और साथ उसके एम्पेरिकल यूज़ को भी हम देखेंगे कि उनमें क्या डिफरेंसेस है. एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स से हम क्या मुराद लेते हैं? दैट इज़ एनी एजेंट that has the ability to kill or inhibit the growth of microorganism without damaging host, known as antimicrobial agent. Antimicrobial agent is a broader term. ठीक है, जो जिसमें एबिलिटी है कि वो किल कर सकता है या इनहिबिट कर सकता है ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म. और that antimicrobial include all the agents that acts against all type of microorganisms. So irrespective of the microorganism, that antimicrobials can be used for any kind of microorganism. For example, if it is used for bacteria, these agents will be known as antibacterial. If these are used for fungal infection, then it will be called as antifungal. If it is against the virus, then it will be antiviral. And similarly, if it is against the parasites or protozoas, then it will be called as antiprotozoal. So all these categories are under the umbrella of the antimicrobial agents. Now our concern is to discuss in detail the antibiotics and its empirical and prophylactic use. So antibiotics basically क्या है? That is the substance produced by a microorganism that has the ability to inhibit or kill other microorganism. So that has been produced in the form of from the microorganism, and these antibiotics has the ability to kill other microorganisms, especially bacteria. For example, antifungal use against fungi, while antibacterial used against the bacteria. So these are the byproduct जैसे penicillin है of certain microorganism which has the ability to kill the bacteria. Mechanism of action of different antibiotics are different. So जो भी आप आजकल मार्केट में आपके पास एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है तो उस पर अगर आप देखें तो हर एक का एक डिफरेंट जो है वो वे ऑफ एक्शन है जो इनहिबिट करता है या किल करता है बैक्टीरिया को. उसको हम एक ग्लांस में देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं. तो मोस्टली जो आपके पास बीटा लैक्टम्स है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बा पेनम्स और मोनोबैक्टम्स वगैरह, ये आपके सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया का वो स्टॉप कर लेता है. ये हमारे पास बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है. तो ये जो एंटीबायोटिक्स है देट विल एक्ट ऑन द सेल वॉल एंड विल नॉट अलाउ द सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल. तो इस तरह बैक्टीरिया जो है सर्वाइव नहीं कर सकेगा. सिमिलरली विंकोमाइसिन और बेसिट्रोसिन जो है उनका भी यही फंक्शन है. फिर कुछ हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फोलेट सिंथेसिस को स्टॉप कर लेता है. सो बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है, जिसमें हमारे पास सल्फोनामाइड्स है, ट्राइमेथो प्रिम है. ठीक है, तो ये आपके पास जो प्रोसेस है फोलेट सिंथेसिस का विद इन बैक्टीरिया उसको जो है वो हाल्ट कर देता है. सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस जो है वो क्या करता है, वो भी हाल्ट हो जाता है बाय एक्शन ऑफ सर्टेन एंटीबायोटिक्स जो एक स्पेसिफिक एंजाइम्स को स्टॉप कर लेता है, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करता है प्ले करता है डीएनए रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन में. तो जैसे कि डीएनए गायरेज है, ठीक है, ये इस पे कॉइनोलोन्स एक्ट करता है और ये एक एंटीबायोटिक्स है जो इसकी प्रोसेस को स्टॉप कर लेता है. जो गायरेसिस जो डिफरेंट क्या करते हैं, जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो उसके अंदर जो ट्विस्ट आता है उसको ओपन करने के लिए उसके तौर पे ये यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो अलाउड नहीं होने देगा. तो इस तरह से फर्दर रेप्लिकेशन का प्रोसेस या ट्रांसलेशन का नहीं होगा. सिमिलरली आरएनए पॉलीमरेज जो है उसको इनहिबिट कर लेता है कौन सा एंटीबायोटिक, दैट इज़ रिफेम्पिन, और इस तरह से ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है.
ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक जाता है। सिमिलरली सर्टन एंटीबायोटिक्स विल एक्ट ऑन द राइबोसोमल मशीनरी, और राइबोसोमल मशीनरी कहाँ पे यूज होता है? जब ट्रांसलेशन होता है, जो आपके पास mRNA बन के आता है बैक्टीरिया का, उसको फिर प्रोटीन में या पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। सो दैट machinery will be inhibit the 50s part of the ribosomal machinery, जो 50 Sedberg unit है, that will be engaged by these antibiotics, जिसके अंदर में ये आते हैं मैक्रोलेड, क्लिंडामाइसिन, लाइनोजुलिड और क्लोरामफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स वगैरह। ये इसके 50s सब यूनिट को एंगेज कर लेता है, लिहाजा पॉलीपेप्टाइड नहीं बनता। अगर ट्रांसक्रिप्शन हो भी जाती है और आपके पास mRNA बन के आ भी जाता है, लेकिन उसका फिर फर्दर उसमें से पॉलीपेप्टाइड या ट्रांस नहीं बनती, यानी ट्रांसलेशन नहीं होती। सिमिलरली 30s सब यूनिट्स को इंगेज कर लेते हैं। कौन सी दो एंटीबायोटिक है? वो टेट्रासाइक्लिन है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, साइड्स है। तो ये इसकी प्रोसेस को जो है वो रोक लेता है। फिर कुछ इंजाइम जो है वो एंटीबायोटिक्स जो है कुछ वो सेल मेम्ब्रेन पे भी एक्ट करते हैं, जैसे पॉलीमैक्सिन्स हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को जो है वो रप्चर कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, इसको डेवलप होने नहीं देता। सो एंड ऑफ द डे जो मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रॉपरली नहीं होती, तो या सेल जो है वो बैक्टीरिया जो है वो श्रिंक हो जाता है या वो बर्स्ट कर जाएगा अगर सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज आता है बैक्टीरियल एंटीबायोटिक के साथ, कि उसके अगेंस्ट जो है वो बैक्टीरिया बहुत जल्द जो है वो रेजिस्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर देता है, ख़ास करके आजकल। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज दैट बैक्टीरिया गेन अ रेजिस्टेंट जीन? सो उसमें हमारे पास हम देखेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो रही है। हमारे पास दो तरीके से होती है, एक है नेचुरल वे में और एक है एक्वायर्ड। ठीक है, नेचुरल वे ये है कि वो जनरेशन टू जनरेशन किसी वक्त एक ख़ास जगह पे म्यूटेशन हो जाती है और फिर वो म्यूटेशन ऐसी होती है कि उसके अगेंस्ट वो एंटीबायोटिक वो एक्ट नहीं कर सकती, तो वो पॉजिटिव म्यूटेशन हो जाती है बैक्टीरिया के लिए, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए नुकसानदेह होगी। ज़ाहिर है बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकेगा एंटीबायोटिक को। सो एट द एंड ऑफ द डे फिर ये एक्वायर भी हो सकती है म्यूटेशन ड्यू टू सर्टन इन्वायरमेंटल चेंजेस या जीन ट्रांसफ़र की वजह से ये एक्वायर कर लेते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, और ये बैक्टीरिया जो है फिर उस पर एंटीबायोटिक एक्ट नहीं करते। जीन ट्रांसफ़र फिर किस तरह से होता है? एक वर्टिकल होता है। वर्टिकल ये है कि जनरेशन टू जनरेशन, यानी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में वो जीन्स ट्रांसफ़र करता है, फिर वो नेक्स्ट में करता है। लेकिन दूसरा एक तरीका उनका है हॉरिजेंटल वे में। हॉरिजेंटल में वो फर्दर 3 तरीके यूटिलाइज करता है। वो 3 तरीकों में पहले नंबर पे कॉन्जुगेशन है, दूसरे नंबर पे ट्रांसफॉर्मेशन है, और तीसरे नंबर पर हमारे पास ट्रांसडक्शन है, जो बैक्टीरिया इन तरीकों को यूटिलाइज करके जीन को ट्रांसफर करता रहता है विद इन द स्पीशीज, तो ताकि इस पर एंटीबायोटिक एक्ट ना कर सके। अब जो ट्रांसडेक्शन का प्रोसेस है उसमें आप सबको पता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस इन्वॉल्व है, जो इसको कैरी करता है। जो 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 प्लाज्मिड है बैक्टीरिया के अंदर, उसमें से ये जो पार्ट है अगर आप देख रहे हैं, दैट इज द ट्रांसफर जीन विच इज बेसिकली अ रेजिस्टेंट जीन that will be picked up by the bacteriophage virus and will going to inject into the other bacteria. So in that way that resistant gene will be transferred to the other strains of the bacteria as well. Similarly conjugation में क्या है कि plasmid directly with the help of the पेलाई, जहाँ पे बैक्टीरिया कंजुगेट करता है, तो उस दौरान ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया एक प्लाज्मेट को दूसरे में ट्रांसफर करता है, यानी डोनर से रिसिपिएंट में। उस दौरान अगर किसी बैक्टीरिया, डोनर बैक्टीरिया में ये रेजिस्टेंट जीन मौजूद है, तो ये इजीली इसको ट्रांसफर कर देगा रिसिपिएंट बैक्टीरिया में, और यूं ये प्रोसेस चलता जाएगा। विद इन स्ट्रेन, विद इन स्पीशीज जो है वो फैल जाएगा और फिर उस कम्युनिटी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। थर्ड नंबर पे ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि डेड बैक्टीरिया है, उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर पड़ा हुआ है, और फिर वो बैक्टीरिया एक कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया जो वहाँ पे मौजूद है, जो अलाइव है, जो वाइबल है, वो उस जीन्स को, उस जेनेटिक मटेरियल को पिकअप करता है एनवायरनमेंट से। जैसे ही वो पिकअप कर लेता है, दे आल्सो गेन दैट रेजिस्टेंट जीन विच इज़ प्रेजेंट in the debris of the dead bacterium.
अब एग्जाम्पल क्या है कि हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स स्प्रेड इन द कम्युनिटी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो कम्युनिटी में कैसे स्प्रेड होगा, यानी एक एक बैक्टीरिया है जो रेजिस्टेंट हो चुका है, अब वो कम्युनिटी में एक पर्सन से दूसरे के पास कैसे जाता है, एक ख़ास इलाके में कैसे फैलता है, और फिर वहाँ पे एक पैटर्न डेवलप हो जाता है कि वहाँ पे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो इसमें दो तरीके हैं कि अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो एनिमल्स गेट एंटीबायोटिक्स एंड डेवलप रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन देयर गट्स। तो जब ये एंटीबायोटिक्स लेते हैं फिर एक सम हाउ ड्यू टू म्यूटेशन और ड्यू टू एक्वायर्ड रीजंस या ट्रांसक्रिप्शंस वगैरह, तो इसमें वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक डेवलप कर लेते हैं। सिमिलरली देयर इज अ पर्सन विच मे नेम इज जॉर्ज, he gets the antibiotic and develop resistant bacteria in his gut, so he developed the first resistance in his guts against these antibiotics। सही है। अब क्या हुआ कि फर्स्ट अगर हम इस सिचुएशन को देखें फिर हम इसकी तरफ आते हैं कि वो जो एनिमल्स है जिसमें ये डेवलप हो गया उनके गट में बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंट है, फिर वो क्या करता है, उनके फीसिस जो है वो फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होते हैं या वाटर में मिक्स हो जाते हैं, और फिर वो फर्टिलाइज़र जो है वो क्रॉप्स को दिया जाता है। क्रॉप्स जो है फिर जाके कटाई होती है या जो भी ह्यूमन यूजेज के लिए यूज़ करते हैं। तो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन एनिमल फेसिस कैन रिमेन ऑन क्रॉप्स एंड ईटन, दिस बैक्टीरिया कैन रिमेन इन द ह्यूमन गट। सो वो क्रॉप्स जब ह्यूमन खाते हैं तो ह्यूमन के गट में चला जाता है। सिमिलरली ये अदर वे राउंड भी आ सकता है कि इन एनिमल्स की मीट को जब प्रॉपरली कुक नहीं किया जाता या प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाता तो वो ह्यूमन जब उसको यूटिलाइज करते हैं तो डायरेक्टली भी इसको एक्वायर कर सकते हैं। सो देयर इज इनडायरेक्ट वे थ्रू क्रॉप्स और थ्रू मीट, अनकुक्ड मीट, तो ये कम्युनिटी में इस तरह से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर एक सोर्स यहाँ पे जॉर्ज साहब है। जॉर्ज साहब क्या करते हैं कि इनके गट में फर्स्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। जॉर्ज साहब घर पे रहते हैं और इन जनरल कम्युनिटी स्प्रेड द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, तो घर के लोगों को फैलाते हैं और फिर उसके बाद वो कहीं और भी फैल जाता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जॉर्ज जो है वो एक हेल्थ केयर सेटअप में जाते हैं क्योंकि उसको कुछ सिम्टम्स आते हैं, बुखार वगैरह उनको हो जाता है। तो हेल्थ केयर सेटअप में फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होने की वजह से रेजिस्टेंट जर्म्स जो है दैट स्प्रेड टू अदर पेशेंट और इनडायरेक्टली ऑन अनक्लीन हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, कि वो वहाँ पे इन्वायरमेंट को जो है वो उस रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से डर्टी कर देता है, या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर बेयर हैंडेडली इस जॉर्ज को डील कर रहे हैं वो इसको एक्वायर कर लेते हैं, जो कि बाद में फर्दर और जो पेशेंट है उस तक ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी में रहते हैं और वहाँ पे ये जो है मुख्तलिफ सर्फिसेज को हाथ लगाते हैं और बैक्टीरिया जो इसके अंदर रेजिस्टेंट मौजूद है वहाँ पे फैला देते हैं। फिर वो उस पे ही हेल्थ केयर वर्कर भी वहाँ पे मौजूद होते हैं जो सेम सर्फिसेज को वो भी यूज़ कर रहे होते हैं, जो एंड ऑफ द डे उसी वायरस को जो बाकी विजिटर हॉस्पिटल्स के हैं या पेशेंट है थ्रू हेल्थ केयर सर्व प्रोवाइडर वहाँ तक वो कम्युनिटी में ट्रांसफ़र हो जाता है। सो इस तरह ये जो एग्जांपल है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो है वो स्प्रेड होती है, ख़ास करके हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में एक ख़ास पैटर्न होता है जो लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स होती हैं, क्योंकि इंडोर पेशेंट्स के कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट होते रहते हैं। तो अगर एक बार रेजिस्टेंस उस हॉस्पिटल में फैल जाती है तो नॉर्मली डॉक्टर वो मेडिसिन सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होती हैं, रेजिस्टेंस होती है जो डेवलप हो चुकी होती है। अब एंटीबायोटिक यूजेज के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हमारे पास 4 तरीक़ाकार है जिसमें हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास प्रोफाइलैक्टिक यूज़ है, दूसरा हमारे पास प्री एम्प्टिव यूज़ है, तीसरा एम्पेरिकल है और चौथा डिफिनेटिव यूज़ है। तो इसमें हम ज़्यादा प्राइमरी फोकस प्रोफाइलैक्टिक और एम्पेरिकल यूज़ पे करेंगे, जिसको हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इसको एक एक करके इसके अंदर डिफरेंसेस देख लेते हैं। प्रोफाइलैक्टिक यूज़ क्या है? दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन अभी हुआ नहीं लेकिन हमने उसको होने से प्रिवेंट करना है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं इसमें इस खास किस्म के इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो हम पहले से ही उस बंदे को एंटीबायोटिक पे डाल देते हैं। दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक यूज़। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल मैं देना चाहूँ कि अगर हम एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं किसी हाई रिस्क डेंटल प्रोसीजर्स में,
क्यों यूज करते हैं? टू प्रिवेंट एंडोकार्डाइटिस, जब ताकि हम वो एंडोकार्डाइटिस की सिचुएशंस ना डेवलप हो अगर ये पेशेंट इन्फेक्शन एक्वायर करता है। सो जो भी हाई रिस्क प्रोसीजर होते हैं डेंटल के, उसमें हम एंटीबायोटिक साथ सजेस्ट करते हैं। और यूजिंग एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी, के सर्जरी के बाद अगर कोई इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो उससे पहले हम साथ एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं। फिर आ जाता है प्रीएम्प्टिव यूज़। प्रीएम्प्टिव यूज़ मीन्स के द स्टॉपिंग ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकना, उसको स्टॉप कर देना। इसकी एग्जांपल क्या है? टू स्टॉप इन्फेक्शन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। एक पेशेंट है जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, अब उसको इन्फेक्शन हुआ है तो उसको आपने फ़ौरन स्टॉप करना है। उसके लिए आप जो एंटीबायोटिक्स करेंगे दैट इज़ प्रीएम्प्टिव। या सिमिलरली अगर कोई किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है और उसको आपने स्टॉप करना है तो ज़ाहिर है उसके लिए जो आप एंटीबायोटिक्स दैट विल बी प्रीएम्प्टिव अप्रोच और प्रीएम्प्टिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। फिर आपके पास एम्पेरिकल यूज़ आ जाता है। एम्पेरिकल यूज़ में क्या है? कंट्रोलिंग इन्फेक्शन, दैट इज कंट्रोलिंग इन्फेक्शन। प्रीएम्प्टिव में हम स्टॉप कर लेते। एम्पेरिकल इज कंट्रोलिंग इन्फेक्शन इनिशियली विदाउट नोइंग एटियोलॉजी ऑफ पैथोजन और ससेप्टिबिलिटी पैटर्न ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये उस वक्त हम देते हैं कि एम्पेरिकल यूज उस वक्त होता है कि हमें कुछ भी पैथोजन के बारे में मालूम नहीं है, कि वो एटियोलॉजी उसकी नहीं पता हमें, और हमें उसके ससेप्टिबिलिटी पैटर्न का भी नहीं पता कि इस पैथोजन का एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रिस्पांस क्या है, रेजिस्टेंट है या सेंसिटिव है, क्या पैटर्न चल रहा है पहले से। तो इतना हमारे पास इस केस में टाइम नहीं होता, तो हम ऐसी ही ब्लाइंडली एक एजुकेशनल गैस लगा के क्लिनिकल सिम्टम्स को देखते हुए, साइट ऑफ इन्फेक्शंस को देखते हुए, तो हम एक क्लिनिकल एजुकेशनल गैस के तौर पे एंटीबायोटिक पे बंदे को डाल लेते हैं। वो इन्हीं सिचुएशन में होती है जहां हमारे पास इतना टाइम नहीं होता वेट करने का कि हम पेशेंट के लिए किसी रिपोर्ट का जो कल्चर की या सेंसिटिविटी की रिपोर्ट जो 2-3 दिन में आती है उस तक वेट करें। तब तक हम उसको एंटीबायोटिक पे डाल लेते हैं, जहाँ पे चांस होता है कि अगर हम कल तक बगैर एंटीबायोटिक के इंतज़ार करें कि रिपोर्ट आएगी, पेशेंट की डेथ ना हो जाए कहीं, तो उस ऐसी सिचुएशन में हम एक एजुकेशनल गैस यूज़ करते हैं। एम्पेरिकल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक के तौर को हम यूज़ करते हैं, एम्पेरिकली यूज़ करते हैं। सो पेशेंट विद हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया अगर किसी को हो जाता है, या अनडिफरेंशिएटेड सेप्सिस कंडीशंस है, दैट शुड बी कंटिन्यूड अनलेस रिसीविंग द ससेप्टिबिलिटी रिपोर्ट फॉर डिफिनेटिव एंटीबायोटिक्स। तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम या जो भी आप क्लिनिकल एजुकेशनल गैस होता है उसके बेस पे आप एंटीबायोटिक यूज़ कर लेंगे फ़ौरन ही अगर निमोनिया है या अनडिफरेंशिएटेड सेप्सिस है, और तब तक यूज़ करेंगे जब तक आपके पास कोई उसका कल्चर सेंसिटिविटी की ससेप्टिबिलिटी रिपोर्ट नहीं आ जाती। उसके बाद आप शिफ्ट होंगे डेफिनेटिव एंटीबायोटिक्स पे जो टू द पॉइंट होंगे, जो उस रिपोर्ट के मुताबिक होंगे। सो 4th नंबर पे हमारे पास आ जाता है डेफिनेटिव। द एटियोलॉजी ऑफ पैथोजेंस और ससेप्टिबिलिटी पैटर्न ऑफ एंटीबायोटिक्स आर नोन। सो इसमें जो है ज़्यादा आपके पास स्केल नैरो हो जाता है, क्योंकि आपको पेशेंट जो पैथोजन है उसकी एटियोलॉजी मालूम है कि किस तरह का है, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, कौन सी डिजीज़ काज करता है, सेल वॉल है नहीं है, कैप्सुलेटेड है, स्पोर फॉर्मिंग है, ये सारा आपको पता होता है। और फिर आपको एंटीबायोटिक पैटर्न का पता होता है कि ये किस किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये सेंसिटिव है ये पैथोजन। सो फिर आप उसके लिए वो एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल टारगेटेड थेरेपी आर यूज्ड फॉर पैथोजन हुज एटियोलॉजी आर नोन। सो वो पैथोजेंस जिनकी हमें हिस्ट्री मालूम है, उसकी ससेप्टिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी है, तो उसके लिए हम एक टारगेटेड थेरेपी फिर यूज़ करते हैं। अब बेनिफिट्स ऑफ पोस्ट प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स की क्या हो सकती है, तो हम पहले इसकी देखते हैं कि अगर पोस्ट प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो इससे हमें ये होगा कि डिक्रीज द हाई इंसिडेंस ऑफ वुंड इन्फेक्शन स्पेशली दैट इन्वॉल्व इंसिजन थ्रू ओरल और फेरेंजियल म्यूकोजा। तो इससे अगर हम प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उसके हमें फ़ायदे ये होंगे कि वुंड इन्फेक्शन के इंसिडेंस बहुत कम हो जाएंगे, और स्पेशली वो जिसमें आपके इंसिजन करते हैं थ्रू ओरल या फेरेंजियल म्यूकोजा
में से, तो उस वक्त ये अगर आप एंटीबायोटिक्स पे बंदे को डाला होगा तो ये इन्फेक्शन इसमें काफ़ी कम हो जाते हैं। फिर प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक कैन डिक्रीज पोस्ट ऑपरेटिव मॉर्बिडिटी, शॉर्टन हॉस्पिटलाइजेशन एंड रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट एट्रीब्यूट टू इन्फेक्शन। सो अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर आप एंटीबायोटिक पे डालते हैं तो जो कॉम्प्लिकेशंस है या मॉर्बिडिटी रेशियो है, हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम जो है वो कम हो जाएगा, और ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉस्ट जो इस इन्फेक्शन की वजह से होना था वो कम हो जाएगा क्योंकि इन्फेक्शन अर्ली कंट्रोल हो जाएगा। एम्स ऑफ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें क्या ज़रूरत पेश आई कि हम प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक यूज़ करें to prevent the infection. So the aim of prophylaxis is to augment host defense mechanism at the time of bacterial invasion. तो हमने होस्ट डिफेंस को क्या करना है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है, उसको तगड़ा करना है कि वो बैक्टीरियल इन्वेजन अगर होती है ड्यूरिंग द प्रोसीजर तो उसको वो काउंटरएक्ट कर सके। प्रोफाइलैक्सिस इज इन अटेम्प्ट टू अटैक ऑर्गेनिज्म बिफोर दे हैव अ चांस टू इंड्यूस इन्फेक्शन। सो उसको पलने पूलने से पहले ही उसका खात्मा कर दिया जाए। प्रोफाइलैक्सिस हम इसीलिए एंटीबायोटिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस सर्जरी, स्कैरिंग एंड रेडिएशन इंजरी डिक्रीज होस्ट डिफेंस। तो अगर प्रीवियसली पेशेंट जो है एक्सपोज हुआ है ऐसे प्रोसीजर्स के लिए तो उस वजह से होस्ट का डिफेंस लेवल जो है वो निस्बतन वीक होता है, लेकिन बाय यूज़ ऑफ विद द हेल्प ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स, प्रोफाइलेक्टिक यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, हम उसको कम कर सकते हैं, होस्ट डिफेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइकवाइज सर्टन मेडिकल कंडीशन सच एज डायबिटीज मिलाइटिस और HIV प्रीडिस्पोज द पेशेंट टू इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ डिमिनिश्ड होस्ट रिस्पॉन्स। सिमिलरली कोई कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज़ है या HIV इन्फेक्शन है जिसमें इम्यूनिटी लो हो सकती है, तो उस वक्त भी हम प्रोफाइलेक्टिकली अगर एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो प्रोसीजर के बाद इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। सो ये वो सिचुएशन है जिसमें हम प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। अब ये एंटीबायोटिक की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कितने टाइम तक आप यूज़ करेंगे प्रोफाइलेक्टिकली। सो द एंटीबायोटिक शुड बी एडमिनिस्टर्ड आइडियली 30 मिनट्स बिफोर इंसिजन इन ऑर्डर टू अचीव रेलेवेंट टिश्यू कंसंट्रेशन। हमने वो थेराप्यूटिक डोज मेंटेन करनी होगी बिफोर द इंसिजन, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन होता भी है तो एंटीबायोटिक एक लेवल टिश्यू में मौजूद हो, कंसंट्रेशन इतनी मौजूद हो कि उसको ओवरकम कर सके, उसको काउंटर एक्ट कर सके। एडिशनल डोज ड्यूरिंग द प्रोसीजर आर एडवाइजेबल इफ सर्जरी इज प्रोलॉन्ग्ड, दैट इज मोर देन 4 hours, major blood loss occurs, or an antimicrobial with a short half-life is used. तो आप एडिशनल डोजेस आपको देनी पड़ेंगी उन सिचुएशन में अगर आपका सर्जिकल प्रोसीजर 4 घंटों से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया, या अगर प्रोसीजर ऐसा है जिसमें मेजर ब्लड लॉस हो गया है, तो उसमें भी आपका जो एंटीबायोटिक्स आपने दी है 30 मिनट्स पहले, अगेन उसकी कंसंट्रेशन ब्लड लॉस की वजह से ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। सिमिलरली ऐसी एंटीबायोटिक अगर या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जो आपने यूज़ की है जिसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है, हाफ लाइफ है, यानी वो 3 घंटे तक स्टे कर सकता है, उसके बाद वो डिग्रेड हो जाता है, तो वो क्या होगा कि अगर वो 4 आवर्स तक प्रोलॉन्ग हो गया आपका सर्जिकल प्रोसीजर, तो 3 आवर्स के बाद आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो थेराप्यूटिक डोज है, वो मेंटेन नहीं रह सकेगी टिश्यू में, तो आपको मजीद एडिशनल डोजेज देनी पड़ेंगी। There is no evidence to support a prolongation of antibiotic administration to 24 or 48 hours in most instances. So एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन को 24 या 48 घंटे से ज़्यादा देने की कोई ख़ास सबूत या सपोर्ट एविडेंस मौजूद नहीं है कि इसको प्रोलॉन्ग किया जाए इतने टाइम के लिए। हाँ, अगर वो प्रोलॉन्ग होती है, इफ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स गिवन मोर देन 24 आवर, इट इज़ नो लॉन्गर अ प्रोफाइलैक्सिस बट अ थेराप्यूटिक स्केड्यूल। तो जब अगर ये हम देते भी हैं 24 घंटे से ज़्यादा, तो उसको हम प्रोफाइलेक्टिक यूज़ नहीं कहेंगे, बल्कि वो थेराप्यूटिक स्केड्यूल होगा पेशेंट का, वो प्रोफाइलेक्टिक नहीं होगा। चूजिंग एंटीबायोटिक फॉर प्रोफाइलैक्सिस। अब किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आप एंटीबायोटिक स्पेशली प्रोफाइलेक्टिक किसी प्रोसीजर से पहले या किसी इन्फेक्शन के चांस होने से पहले आप उस को देते हैं, तो वो एंटीबायोटिक कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए।
इस फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप कौन टाइप ऑफ ऑपरेशन, कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं, ये मैटर कर रहा है। हाउ डीप इंसिजन आप कर रहे हैं, या कहाँ पे आप प्रोसीजर कर रहे हैं, ये मैटर करता है। ठीक है। दूसरा ये कि काइनेटिक्स एंड टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए जो आप यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स, कि वो उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, और फिर उसका टॉक्सिसिटी लेवल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप उसको रिकमेंड करेंगे। माइक्रोबायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेटिव साइट, जो नॉर्मल फ्लोरा आपका मौजूद है, जो माइक्रोबायोम मौजूद है, जहाँ पे आपने सर्जिकल प्रोसीजर या इंसिजन करना है, वो उसकी किस नोयत के है, नेजोफेरेंजियल है, ओरोफेरेंजियल है, या गट का कोई रीजन है, तो वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल डिटेलिंग डिफरेंट होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एंटीबायोटिक को सजेस्ट करेंगे। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, जो एंटीबायोटिक है वो कौन कौन सी सेंसिटिव है, वो उसको आप यूज़ करेंगे स्पेसिफिकली जो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट के मुताबिक। हॉस्पिटल का जो आपका एक पैटर्न है कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगमेंटिन है या एरिथ्रोमाइसिन है, वो रेजिस्टेंट शो कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, सो यू विल नेवर रिकमेंड दैट एंटीबायोटिक। तो आप सिफेलोस्पोरिन वगैरह, जो अगर आपका पैटर्न शो कर रहा है कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी है, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के मुताबिक आप वही सजेस्ट करेंगे। द रेजिमेन chosen should be compatible with finding from the hospital infection control wound surveillance report, so that should be compatible, जो आप यूज़ कर रहे हैं वो उस रिपोर्ट के जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल या वो वोंड सर्वेलेंस रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं डिटेल। दिस रेजिमेंट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन हॉस्पिटल विद हाई इंसिडेंट ऑफ इन्फेक्शन विद मेथिसिलिन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, या फिर एस एपिडर्माइडस जिसमें MRSE, और विद न्यूली वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। सो MRSA या स्टेफोरियस रेजिस्टेंट जो ऑर्गेनिज्म है, या एपिडर्माइडस है, या वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स है, ये जहाँ पे इंसिडेंस ज़्यादा होते हैं जिन हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे इन जो आपकी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल और वुड सर्वेलेंस रिपोर्ट है, उसको आपने देखते हुए आपने लाहेमल यूज़ करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ करनी है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है प्रोफाइलेक्टिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की? इट प्रोमोट्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंड कंट्रीब्यूट टू सुपर इन्फेक्शन, बिकॉज आप ब्लाइंडली दे रहे हो एंटीबायोटिक्स, आप प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए दे रहे हो, तो हो सकता है इसकी ज़रूरत ना हो पेशेंट को, लेकिन आप एक चांस नहीं लेना चाहते तो आप दे रहे हो, तो ये एक तरह से फ़ायदे तो हैं, लेकिन लीड कर सकता है आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करने में हेल्प कर सकता है, और विच कैन लीड टू अ सुपर इन्फेक्शन, जहां इसके लिए फिर सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगी। एंटीबायोटिक यूज़ इज़ आल्सो कॉस्टली एंड एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, टॉक्सिक रिएक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स। तो ये हमेशा एक रिस्क मौजूद होता है जब आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, कॉस्टली है, एलर्जिक रिएक्शंस एसोसिएटेड है, टॉक्सिक रिएक्शंस, और कुछ एडवर्स इफेक्ट्स इसके भी मौजूद है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स एम्पेरिकल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की तरफ। एम्पेरिकल यूज़ मैं आपको दोबारा थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि वी हैव सेड दैट in that case we are using empirical use of antibiotics when we don't know the etiology of the pathogen or the microorganism, and we also don't know the susceptibility pattern of दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि किस एंटीबायोटिक के लिए इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। सो रिलाई और डिराइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे कि प्रीवियसली ये एंटीबायोटिक देते रहे और उसका अच्छा रिजल्ट रहा है, तो उस पे या ऑब्जर्वेशनल बेस पे हम प्रोवाइड कर ये दे रहे होते हैं। सो इट टोटली डिपेंड ऑन हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस के तौर पे हम करते हैं कि हाँ ये इस केस में काम कर जाएगा इस इन्फेक्शन में। इन द मेडिकल टर्म वी कैन से दैट व्हेन अ ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड बिफोर अ डायग्नोसिस इज कंफर्म्ड, तो एक डायग्नोसिस हुई नहीं है, कंफर्म नहीं हुई, लेकिन हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी है, सो दैट इज एम्पेरिकल यूज। एम्पेरिकल थेरेपी प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ लैब टेस्ट, इट मे बी नेसेसरी टू बिगिन ट्रीटमेंट इन पेशेंट विद सीरियस इन्फेक्शन बिफोर द लैब रिजल्ट, take samples for culture prior to initiation of
ट्रीटमेंट। इसमें ये करना होता है कि आप एम्पेरिकल यूज़ जब एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, कोई ऐसे सीवियर इन्फेक्शन है जिसमें आप कल तक पेशेंट के लिए वेट नहीं कर सकते हो, तो पहले काम आप ये करें कि आप उसमें से कल्चर के लिए सैंपल ले लें, क्योंकि एक बार एंटीबायोटिक यूज़ कर लिए तो फिर कल्चर सैंपल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो आप कल्चर के लिए सैंपल ले लेंगे, लैब भेज देंगे, और उसके बाद आप एंटीबायोटिक पे एक एजुकेशनल गेस के तौर पे या एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशनल बेस पे आप उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे। एम्पेरिकल थेरापी मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स कोई एक्सपीरियंस बंदा होता है जो वहाँ काम करता रहा और इस तरह के इन्फेक्शन से डील करता रहा होता है, तो उसको एक आइडिया होता है कि ये एंटीबायोटिक ज़्यादा बेटर इसके लिए काम करेंगे, तो वही ये गेस लगा सकता है। ये नहीं है कि कोई एरा गैरा उठ के आ जाए और कोई एक्सपीरियंस उसका प्रीवियसली नहीं है और वो एंटीबायोटिक सजेस्ट करे, तो पता चले उसने कोई रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक जो जिसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी हो पेशेंट को दे दी है, तो पेशेंट तो कल तक वैसे ही फारिग हो जाता है। इट शुड बी बिगन on the basis of clinical educated guess in the absence of complete or perfect information। तो आपके पास एक कंप्लीट और क्लिनिकल गैस होना चाहिए। आप गैस लगाएंगे जब एंटीबायोटिक यूज़ करें, ज़रूर आपके पास, और क्योंकि इन्फॉर्मेशन लैब से रिलेटेड मौजूद नहीं होगी, तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे और एजुकेशन काम आएगा। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, चूजिंग एंटीबायोटिक यूजिंग क्लिनिकल कंसिडरेशन द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सपोज यू अ मिडल ईयर इन्फेक्शन caused by a strain of Haemophilus influenza that is susceptible to sulfa and penicillin। आपके पास एक केस आता है जिसकी आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और फिर आप देखते हैं कि इसको एक मिडल ईयर इन्फेक्शन हुआ है जो सब ज़्यादातर कौन सी स्ट्रेन काज करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा काज करता है, और ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो ज़्यादातर सल्फा और पेनिसिलिन के लिए जो है वो ससेप्टेबल है। सो कंसल्टेंट आफ्टर लिसनिंग एंड एग्जामिनिंग you and concluded that you have bacterial infection in your ear called it as otitis media। so जो भी कंसल्टेंट आपको देख रहा है, जो आपको ये इन्फेक्शन हुआ है, वो फिर आपको एग्जामिन करने के बाद, आपको सुनने के बाद वो फाइनल डिसीजन पे आ जाता है कि आपको कोई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसको ओटाइटिस मीडिया हम कहते हैं। रादर देन वेटिंग फॉर 2 to 3 days टू फाइंड आउट what but this is and what it is respond to, and doctor may give you amoxicillin because he knows that they are 99% effective in these clinical settings। तो बजाय इसके कि वो 2 से 3 दिन इंतज़ार करे, तो वो बजाय इसके लिए इंतज़ार करे कि इसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक या रिपोर्ट का रिजल्ट आ लेने दें, वो क्या कर लेता है कि वो आपको एमॉक्सिलिन पे डाल लेता है, क्योंकि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री या उसकी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स बता रहे हैं कि 99% ऐसे इन्फेक्शन में ये वाली ड्रग्स जो है वो इफ़ेक्टिव होती है। सो वो आपको ऑन दैट बेसिस जो है वो आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेता है। फिर जब 1 से 2 से 3 दिन बाद आपकी लैब रिपोर्ट्स आती है जिसमें माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर और सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आती है, और फिर उसमें ज़ाहिर है सेंसिटिविटी टेस्टिंग में एमॉक्सिलिन का भी उन्होंने सेंसिटिविटी के लिए टेस्ट लगाया होता है। सो एमॉक्सिलिन अगर सेंसिटिव आता है तो वो कंटिन्यू रख लेते हैं एमॉक्सिलिन को। अगर तो खुदा ना खास्ता वो रेजिस्टेंट आता है तो उसके मुतबादिल फिर दूसरी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लेते हैं जो टेस्ट के अकॉर्डिंगली वो जो सेंसिटिव होती है वो एंटीबायोटिक यूज़ करना शुरू कर देते हैं। So dear student, that was all about today's lecture about the prophylactic and empirical use of the antibiotic। इंशाल्लाह अगले किसी important lecture में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।